जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अरे बहुत बढ़िया है, मेरे को पता है। पढ़ाई कैसी है वो बताओ। सर लंका लगी पड़ी है। अरे वहाँ लंका जला दिया हनुमान जी ने, आपकी लंका लगी पड़ी है। चेंज दिस एटीट्यूड। चलो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ में, लेक्चर नंबर 2 के साथ में। एसिड बेस एंड साल्ट हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आओ पहले चैप्टर का नाम ही लिख लेते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। यही तो हमारा चैप्टर है। आज क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या बातें पढ़नी है हमको? जो बातें पढ़नी है उसमें पहले नंबर पे आता है अपना, भाई हमने एसिड के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। हमने बेस के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी। और हमने इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था। इंडिकेटर दो तरह के थे, ऑर्डर चेंज करने वाले, कलर चेंज करने वाले। उनकी टेबल भी बनाई थी। इतना हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इन एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या है उसको जानते हैं। एग्जाम में जब आएगा ना, राइट एनी 2, 3 और 5 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो जो आज मैं लिखवा रहा हूँ टोटल 5 डिफरेंस बताऊंगा एसिड और बेस में। उतने ही आपको करने बहुत है, इससे बड़ा पूछेगा भी नहीं कोई। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? सर एक जगह पर एसिड लिख लो, एक जगह पर बेस लिख लो और शुरू हो जाओ। ओके, सेपरेशन के लिए एक लाइन खींच देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। चलिए भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो, सर एसिड का स्वाद खट्टा होता है। लेकिन सर आपने बताया था सारे के सारे एसिड का स्वाद खट्टा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एसिड्स का स्वाद तो खट्टा ही होता है ना, समझे क्या? वो एक ज्ञान की बात थी, एक्स्ट्रा बात थी, इसलिए हमने आपको बताई। फिलहाल के लिए डिफरेंसेस करने हैं, तो एसिड का स्वाद खट्टा हो सकता है, मोस्टली होता ही होता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस अपना निकल कर आता है सर सार इन टेस्ट। सार इन टेस्ट, ये तो था पहला, जनरल प्रॉपर्टी है। तो सर इसके साथ हम कौन सा अनफेयर करेंगे? जनरल प्रॉपर्टीज बेस की भी पता है हमको, क्या क्या? सर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, क्या बस एक ही जनरल प्रॉपर्टी थी क्या बेस की? सर इसकी तो दो दो थी। बेस की जनरल प्रॉपर्टीज दो दो थी। कौन कौन सी? एक तो बेटर इन टेस्ट, दूसरा सर सोपी टेक्सचर, मतलब स्लिपरी टू टच। मतलब मैं लिख सकता हूं सोपी टेक्सचर होता है, सोपी सोपी टेक्सचर होता है। ओके ठीक है, ये पहला पॉइंट, बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में ना। सेकंड डिफरेंस क्या आता है? जब एसिड को या फिर बेस को आप पानी में डाल दो तो ये क्या हरकत करते हैं? तो सुनो, एसिड रिलीज या एसिड रिलीजेस H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयन। इन दोनों नामों की अपनी एक गजब महिमा है, बताता हूं क्या। यहां मैंने लिखा है, यहां पर H3O प्लस आयन, या फिर हमने लिखा है H प्लस एक्वस में आयन। ये भी आयन, ये भी आयन। आयन क्या होता है सर? चाटा ही मारूंगा अब अगर आयन पूछा है क्लास तो, क्योंकि आयन में आपको पहले बता चुका हूं ना। आयन क्या है? ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज दिख जाए उसे आयन कहते हैं। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज दिख जाए उसे आयन कहते हैं। चार्ज दो तरह के पॉसिबल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां पर आपको जो दिख रहा है चार्ज वो पॉजिटिव है। ठीक है सर, अब तक हमने ये जरूर जाना था कि एसिड H प्लस आयन को रिलीज करता है, पर H3O प्लस आयन को ये रिलीज करता है क्या? क्या है कहना ठीक होगा क्या?
कहना ठीक है। सुनो कारण क्या है इसका। कारण है कि H प्लस, इसका कारण बता दूं। कारण सुनो, एज H प्लस आयन रिलीज्ड बाय एसिड आर वेरी रिएक्टिव या फिर लीस्ट स्टेबल या लेस स्टेबल, आर वेरी अनस्टेबल, so it reacts with the water to form hydronium ions। क्या है हाइड्रोनियम आयन? H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो लिख लो फॉर्मूला यहाँ पर अलग से भी, ये H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। ठीक है क्या? मतलब H प्लस क्या है, जो एसिड ने निकाला वो बहुत अनस्टेबल है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। जिस जिस स्पीशीज़ पर चार्ज होता है ना वो बहुत कम स्टेबल होती है। स्टेबल अगर नहीं होगी तो रिएक्टिव ज़्यादा होगी। एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अलग से बता रहा हूँ है ना, इन सब चीज़ों को हटाकर अलग से है रिएक्टिविटी। अब आपको ये साइन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये साइन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। और जब ये और ये जिन दो चीज़ों के बीच में साइन लग रहा है, अगर उन दो चीज़ों के बीच में आपको क्रॉस करके लाइन बनानी पड़ रही है, आप क्रॉस को ऐसे और ऐसे बनाते हो ना, क्रॉस को ऐसे और ऐसे बनाते हो ना, तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बीच में आप ये रिलेशन बता रहे हो प्रोपोर्शनैलिटी का। अगर ये साइन आपको कुछ इस तरीके से दिखे कि जिन जिन चीज़ों के बीच में है उन दो चीज़ों को क्रॉस करके मिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब उनमें इन रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। समझ रहे हो? रिवर्स नहीं, इनवर्स, सॉरी इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, नीचे चला गया। तो स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, लेकिन अगर स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो H प्लस आयन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। समझे? क्योंकि इस पर चार्ज है और चार्ज चीज़ों को अनस्टेबल बना देता है, उनकी स्टेबिलिटी कम कर देता है। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो H प्लस की रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और ये बना देगा। समझे? तो एक इक्वेशन अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, सुनना अभी। मान लो एक एसिड है, एसिड प्लस वाटर, मान लो एसिड है HA, ये अपने आयन तोड़ता है पानी में, पानी की प्रेजेंस में अपने आयन्स में टूटेगा। तो एक H प्लस आयन और एक A माइनस आयन ऐसे ही निकलना चाहिए ना। तो देखो पानी की प्रेजेंस में H प्लस आयन निकला, क्योंकि ये पानी के अंदर ही है, सारा सिस्टम पानी के अंदर चल रहा है, इसलिए इसके आगे आपने लिख दिया एक्वस। समझ गए? और A माइनस आयन है, उसको साइड में रहने दो, A माइनस आयन साइड में रहने दो, ये भी एक्वस फॉर्म में ही है। सही से लिखो बाबा। ओके, अब हुआ क्या, H प्लस जो कि ये बहुत कम स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि पानी के अंदर सारा सिस्टम चल रहा है, तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर कर H3O प्लस बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब मैं आपको सिखा सकता था कि ये बना कैसे है, मतलब H2O के साथ में H प्लस मिला तो ये कैसे बन गया, लेकिन मैं आपको ये सब नहीं सिखाना चाहता। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी सिर्फ ये लाइन देती है, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी दे रही है कि आप सुनो मेरी बात, जब आप H प्लस लिखोगे, चाहे सुनो 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 मैं डायग्राम से बताता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर से बताता हूँ। सुनो, आपने एसिड को पानी में डाला तभी H प्लस निकला, इस H प्लस ने उसी पानी के साथ रिएक्ट किया तभी H3O बना। अगर ये H प्लस नहीं निकलता तो H3O भी नहीं बनता ना। H3O प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन तभी बनाए जब H प्लस आया है और उसने वाटर के साथ रिएक्शन की है। अगर H प्लस ना होता तो H3O प्लस आयन भी ना बनता,
तो सीधा सीधा कहा जा सकता है चाहे H प्लस आयन हो चाहे हाइड्रोनियम आयन हो, ये दोनों के दोनों ही एसिड से डिराइव हुए हैं, समझ गए। इसलिए हम कह सकते हैं, और आपकी एनसीईआरटी कहती भी है कि एसिड से H प्लस आयन निकलता है या फिर H3O प्लस आयन निकलता है, एक ही बात है। वो हम आपको समझा भी चुके हैं कैसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कहा जाए कि एसिड रिलीजेज H प्लस आयन, देखो अगर ऐसे कहा जाए एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन को गैस की फॉर्म में, एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन को सॉलिड की फॉर्म में, एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन को एक्वस फॉर्म में, एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन को लिक्विड की फॉर्म में, तो इन चारों में सही किसको मानोगे? समझ गए क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ही एसिड अपने आयन्स में टूटेगा, तो H प्लस एसिड से निकलने वाला ही आयन है, तो एसिड से निकलने वाला ये आयन कब आया? एसिड से ये आयन क्यों निकला, कब निकला? जब पानी में एसिड को डाला तब जाकर H प्लस आयन निकला। तो पानी के अंदर निकल रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है ना, तो पानी में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसके लिए वर्ड एक्वस लग जाता है। पानी और H प्लस आयन मिक्स हो गए तो एक्वस फॉर्म कहलाई ना। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पहले मिक्सिंग हुई है सिर्फ, ये दोनों मिक्स हो गए, इसने H प्लस आयन निकाला पानी के अंदर, तो ये और ये आपस में मिक्स हो गए बस। ये ठीक उस तरीके से है, आपने एक बॉक्स लिया है, सुनो ये मिटा दूंगा फिर मैं ना, बस समझाने के लिए है, कुछ भी नहीं, नोट मत करना अभी, रुको पूरे स्लाइड भरने के बाद में नोट किया करो। एक बॉक्स लिया, डब्बा लिया, इस डब्बे के अंदर आपने एक डाला बेसन का लड्डू और एक डाला मोतीचूर का लड्डू। ये आपने डाला है बेसन का लड्डू, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, देखो बनाता हूँ। आपने डाला बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू, और आपने डाल दिया मोतीचूर का लड्डू बीच बीच में। तो ये अपना हो गया मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू। हाँ सर मुंह में पानी आ रहा है। बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू। पहले दोनों अलग अलग थे लेकिन अब आपने मिक्स कर दिया। क्या शब्द आया? मिक्स। मतलब दोनों सिर्फ मिक्स हुए हैं, आपस में मैश नहीं हो गए, रिएक्शन नहीं कर गए। तो H प्लस जो एसिड से निकला वो H प्लस अब इस फॉर्म में तो नहीं निकल सकता, क्योंकि आपने पानी की फॉर्म में निकाला है तो एक्वस फॉर्म ही आएगी ना। तो ये गायब करो, ये गायब करो, ये गायब करो। माने एसिड से जो H प्लस निकला, ये H प्लस पानी के अंदर मिक्स्ड फॉर्म में है, पानी और ये मिक्स्ड फॉर्म में है, रिएक्शन नहीं हुई है अभी, अब होगी रिएक्शन। ये दोनों मिक्स्ड फॉर्म में है तो H प्लस एक्वस की फॉर्म में नजर आएगा ना, समझ गए? क्योंकि पानी के साथ कोई चीज़ मिक्स होती है तो पूरी कहानी एक्वस फॉर्म में चली जाती है। तो H प्लस एक्वस फॉर्म में है, अब ये उन पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। जब रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर क्यों रहा है? स्टेबिलिटी कम होती है उन स्पीशीज़ की जिन पर चार्ज होता है। H प्लस पर आपको चार्ज दिख रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो H2O के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, अगर ये H2O के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो H3O प्लस बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। बात समझ में आई? तो एसिड को पानी में डाला तो उसने H प्लस आयन निकाला, इस H प्लस आयन ने वाटर के साथ में मिक्सिंग कर डाला तो H प्लस आयन एक्वस फॉर्म में आ डाला। H प्लस आयन एक्वस फॉर्म में है डाला तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर डाला, अगर रिएक्ट हो डाला तो H3O प्लस बना डाला, लाइव झिंगा लाला, बजाओ ताला ताली होता चलो छोड़ो, बात समझ में आ गई? चलो हटाता हूं मैं इसको अब। तो अब आपसे कोई पूछे कि एसिड रिलीजेज H प्लस एक्वस आयन एंड H3O प्लस आयन इन वाटर, तो सही है नहीं है? हाँ सर सही है। मतलब पानी में एसिड H प्लस एक्वस फॉर्म में बना के बैठ जाता है या फिर H3O प्लस बनाकर बैठ जाता है। बात क्लियर? आपकी एनसीईआरटी इस पॉइंट को लिखती है, तो सिर्फ H प्लस मत लिखना, H प्लस एक्वस लिखना या फिर H3O प्लस आयन लिख देना। चलो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वो A माइनस लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ से निकाला है ना। मैं क्या ही लिखूँ, समझ तो गए होंगे। मैं एक काम करता हूँ, एरो पे लिख देता हूँ, यहाँ पर A माइनस भी निकला था, ठीक है, बस ठीक है, समझ गए।
मतलब इसको इसमें मिलाने पर ए माइनस आयन साइड में बैठ गया, एच प्लस आयन पानी के साथ में मिक्स हो गया, एच प्लस आयन पानी के साथ में मिक्स हो गया ना बेटो, तो ये बन गया एक्वस फॉर्म में। फिर जब पानी के साथ में रिएक्ट करेगा, पानी में मिक्स होना और पानी में रिएक्ट करना दोनों में फर्क है ना। पहले जाके पानी के साथ मिक्स हो गया एक्वस फॉर्म, रिएक्ट कर गया, H3O प्लस बन गया। तो एसिड से ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। कब? जब एसिड को पानी में डालोगे। क्लियर है क्या सर? बेस उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, उसको पानी में डालो, फिर पूछो उससे कि तू क्या निकालना चाहता है। तो देखो बेस रिलीजेज या बेस रिलीज OH माइनस आयन। अरे इसको ब्लू डब्बे में बंद करो, इसने क्या बिगाड़ा है। इसको भी एक्वस फॉर्म में मान सकते हो, नो इश्यूज। समझ गए? तो ये क्या करता है, OH माइनस आयन निकाल रहा है, किस में? पानी में। समझ गए? क्लियर? ये 2 पॉइंट्स हुए। उसको भी एक्वस लिख देता हूं यार, वरना बुरा लग जाएगा आप लोगों को। हनुमान करेंगे कल्याण। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट हुए। अब तीसरा पॉइंट वो है जिसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है, और मैं उसके बारे में अभी आपको जानकारी देने भी नहीं वाला हूं। उसकी जानकारी मैं आपको बाद में ही दूंगा। pH वैल्यू रेंज 1 से लेकर 7, उम्मीद है आपने अब तक सुनी होगी। मैं थोड़ा बहुत आपको चर्चा कर देता हूँ। देखो ये जो pH है ना, pH सब बताऊंगा इसके बारे में, अभी नहीं, आने वाले लेक्चर्स में। तो pH का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, एक शब्द है pH स्केल। pH स्केल का मेजरमेंट, pH स्केल का यूज़, pH स्केल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप ये पता कर सको कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या नहीं, और अगर एसिड है तो कितना एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, बेस है या नहीं, अगर बेस है तो कितना बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, उसको मेजर करने में ये काम आता है। pH स्केल इज जस्ट लाइक अ स्केल यू यूज़। जैसे आप मैथमेटिक्स में स्केल लेते हो, ज्योमेट्रिकल स्केल, उस स्केल में नंबर लिखे होते हैं, वो लेंथ को मेजर करती है। ये लेंथ को मेजर नहीं कर रही है, ये इंटेंसिटी को मेजर करती है, ये कंसंट्रेशन को मेजर करती है कि एसिड कितना कॉन्सनट्रेट है, कितना शक्तिशाली है। समझ रहे हो? तो इसके भी अपने वैल्यूज़ होते हैं। जैसे आपकी स्केल में 1 से 15 तक वैल्यूज़ होती हैं, 1 से 30 तक वैल्यूज़ होती हैं। इंच टेप हो तो 1 से लेकर 60 तक वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़। तो pH की वैल्यू की जो रेंज आती है ना अपनी, वो 1 से लेकर 14 तक जाती है, लेकिन उसमें शुरुआत का आधा एसिड ने खरीद लिया, 1 से लेकर 7। मतलब जो भी एसिड होगा उसकी pH वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और 7 से कम होगी। फिक्स 7 नहीं हो सकती क्या? नहीं, फिक्स वैल्यू जिसकी 7 हो गई वो न्यूट्रल बन जाता है, एसिडिक नहीं रहता। 7 से कम होगी या फिर 1 से ज़्यादा, 1 भी हो सकती है, नो इश्यूज़, 1 भी हो सकती है। 1 से नीचे, 1 से लेकर 7 के बीच में ही रहेगी। क्लियर? 1 भी हो सकती है, 1 से 7 के बीच में भी हो सकती है, 7 नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो pH वैल्यू की रेंज पता लग गई एसिड्स के लिए। बेस के लिए बात करें तो यहाँ पर भी pH वैल्यू की कोई ना कोई रेंज है। हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। यहाँ पर pH वैल्यू रेंज है 7 से लेकर 14। मैंने कहा था ना 1 से लेकर 14 तक होती है, उसमें बीच का 1 से लेकर 7 एसिड लेकर जाता है, और लास्ट का 7 से लेकर 14 बेस लेकर जाता है। माने जो भी बेस होगा, बेसिक सब्सटेंस होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, उसकी pH आपको 7 से ऊपर, 7 से 14 के बीच में, और मैक्सिमम 14 मिल सकती है। क्लियर? ये हो गया थर्ड पॉइंट का डिफरेंस। pH वैल्यू का अभी आपको पूरा डिस्कशन मैंने नहीं बताया है, अभी बाकी है pH वैल्यू पढ़ना, अभी आएगा, थांबा। अब 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट क्या कहता है सर आपका? चौथा पॉइंट कहता है एसिड के लिए, हाँ, लिटमस पेपर के साथ में एसिड और बेस क्या खिलवाड़ करते हैं। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हो, मेरा मतलब आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़कर आए हो, मैं एक ही दिन में शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया।
तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ कर आए थे कि एसिड की प्रेजेंस में लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। मतलब नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल बनाने की ताकत एसिडिक सब्सटेंस में या एसिड में होती है, राइट। मतलब मैं कह सकता हूं इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। बेस महाराज कहाँ कम है, ये इनका उल्टा चलते हैं। सिंपल टर्न्स चीटिंग करो सर, चीटिंग करते हो आप, चीटिंग करते हो। रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। मैंने तो कहा ही था कि एसिड रेड कलर को सपोर्ट कर रहा है लिटमस के मामले में। तो लिटमस पेपर को देखते ही एसिड बोलता है ए लिटमस पेपर तेरे को लाल होना ही पड़ेगा। लिटमस पेपर ने बोला अगर मैं पहले से ही लाल हूं तो, लिटमस पेपर 3 तरह के बताए थे ना। लिटमस पेपर ने बोला अगर मैं पहले से ही लाल हूं तब क्या करोगे एसिड भैया। तब एसिड ने बोला फिर अगर मैं ज़्यादा शक्तिशाली एसिड हुआ तो तेरा लाल रंग और ज़्यादा लाल हो जाएगा। समझ रहे हो, लाल को और लाल बनाने का तरीका। बेस ने बोला कि भाई मैं भी बी से, तू भी बी से। बी से माने भारत। हमारे भारत के खिलाड़ियों की जर्सी जो होती है कैसी होती है, ब्लू कलर की, ब्लू। तो बेस ने क्या किया, ब्लू बना दिया। किसको, रेड कलर के लिटमस पेपर को। लेकिन अब लिटमस पेपर ने बोला अरे भैया बेस अगर मैं पहले से ही ब्लू हूँ तो तुम क्या कर लोगे। इसने बोला मैं ब्लू कलर का सपोर्टर हूँ लिटमस के मामले में। बेस लिटमस पेपर के मामले में ब्लू कलर का सपोर्टर है। मतलब अगर पहले से ही लिटमस पेपर ब्लू है तो बेस अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उसे और ब्लू कर देगा। इजी, ओके, ये हुई बात यहाँ तक। उसके बाद में एक और पॉइंट, ये पॉइंट आगे बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, फिलहाल आपको याद रखना चाहिए। और जो अब पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये आपको यहाँ पर समझ में मुश्किल से ही आएगा। एसिडिक प्रॉपर्टीज are shown by non-metallic oxides. इंडियन शेर दिल, इंडियन शेर दिल। बेसिक प्रॉपर्टीज are shown by carbonates, metal, hydrogen carbonates, metallic oxides and metallic हाइड्रोक्साइड्स। अभी इस पॉइंट को सिर्फ सुन लो, ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी सुनो, एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, और ये दोनों, ये जो लास्ट का पॉइंट लिखा है ना मैंने, वो इस चैप्टर के रेफरेंस में ही लिखा है। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मैंने उसका नाम लिख दिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स। सर हमको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है क्लास, ट्रस्ट मी, मैंने आपको ये वाला पॉइंट समझाया है भी नहीं, मैंने सिर्फ बोलकर बताया है और कुछ नहीं। ये 4 पॉइंट मैंने आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिए, स्पेशली ये, इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलेगी आगे, अभी के लिए सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मिल गई इसकी। बाकी 3 पॉइंट तो आपको जान चुके हो आप लोग। इस वाले पॉइंट की, लास्ट पॉइंट की, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ा आगे दूंगा जब मैं आपको
एसिड की, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। ओके, तब तक आप इसे कॉपी करो, हटते हैं हम साइड में। करिए, कॉपी करिए, हाँ कॉपी करिए। चलिए क्लास, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा पॉइंट है डाइल्यूशन, माने एक सेकेंड, डाइल्यूशन क्या चीज़ है? डाइल्यूशन आपने सुना होगा ना, एसिड में पानी मिलाओ, पानी में एसिड मिलाओ, इनमें से क्या सही है क्या गलत है? पर ये बात जो भी है, यहाँ पानी को इस्तेमाल लिया जा रहा है, पानी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। पानी में एसिड या एसिड में पानी, दोनों ही कंडीशन में ले तो आप पानी भी रहे हो एसिड भी रहे हो, पानी में किसी न किसी चीज़ को मिला रहे हो। एक टर्म याद आई क्या? सॉल्यूशन। थोड़ा सा चर्चा उसका करता हूँ, फिर जाता हूँ अपने मेन टॉपिक पर। आओ, एक चीज़ आपने सुनी होगी, सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? सर पढ़ा कर आया हूँ, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें आप एक तो मिलाते हो सॉल्यूट और एक मिलाते हो सॉल्वेंट। इन 99% केसेस ये सॉल्वेंट आपका वाटर रहता है, ठीक है। और सॉल्यूट आपका कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर आप सॉल्यूट को एसिड लेकर चल रहे हो फिलहाल के लिए, क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, एसिड को पानी में मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, सही है क्या? एसिड एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होता है? जो घुलता है, डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मैंने कहा सॉल्यूट डिसॉल्व्स, गेट्स डिसॉल्व एक्चुअली। मान लो यार, यूँ अपना गिलास बना हुआ है पानी का, मान लो गिलास बना हुआ है पानी का, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। आप इसको यूँ शो कर दो, वाटर वाटर वाटर, अच्छा बना दो, अच्छा वाटर वाटर कर रहे हो ज़्यादा, वाटर 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 वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच बीच में तब आपने ऊपर से डाला, ये सॉल्वेंट था, वाटर वाटर डब्ल्यू 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 सॉल्यूट था। अच्छा वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में गैप भी होगा, अब सॉल्यूट पार्टिकल डाला एसिड, तो आपने ऊपर से इसमें क्या ऐड किया है? एसिड। तो एसिड के मॉलिक्यूल जाएंगे और इसके बीच बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच बीच में जाकर अपनी जगह बना लेंगे, बैठ जाएंगे। इसी चीज़ को डिसॉल्यूशन कहते हैं। ये डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? घुल जाना। तो घुलने का मतलब क्या है? जो एसिड के मॉलिक्यूल इन पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ जाएंगे ना, इसी चीज़ को घुलना कहते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर पानी में घुली जाती है तो वो चीज़ वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जाकर बैठ जाती है। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, गेट्स डिसॉल्व मतलब ये घुलता है। घुलता कौन है? सॉल्वेंट माने H2O, तो डिसॉल्व्स। चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये कहानी अपने को काम में लेनी है डाइल्यूशन की डेफिनेशन के लिए। यहाँ लिखवाता हूँ डाइल्यूशन की डेफिनेशन और वहाँ डायग्राम से बताऊँगा। चलो उसको साइड में लेता हूँ, छोटा सा इसको ब्रैकेट बनाकर। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ डाइल्यूशन की डेफिनेशन, यहाँ बना दूंगा छोटा छोटा सा डायग्राम आराम से। यहाँ लिखता हूँ डाइल्यूशन की डेफिनेशन, यहाँ दे दूंगा उसका बहुत बढ़िया सा डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। पर डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको वो डायग्राम बताना चाहता हूँ। देखो, मान लो एक छोटा सा बीकर ले लिया, ज़्यादा ही फैल गया वैसे ये। मान लो कांच का बर्तन है, छोड़ो बीकर को, आग लगाओ बीकर को, छोड़ो। मान लो एक बर्तन है और इस बर्तन का टोटल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का मैं मानता हूँ 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक ये बटा हुआ है, ये टुकड़ा, एक ये बटा हुआ है, ये टुकड़ा, एक ये बटा हुआ है, ये टुकड़ा। मानता हूँ 3 लकीरें खींची हुई हैं इस पर। यहाँ तक का, जो यहाँ तक का अपना है, ये मान लो 1 लीटर
यहाँ तक का अपना माना जाएगा 2 लीटर और यहाँ तक का माना जाएगा 3 लीटर। क्लियर? माने इतना 1 लीटर, इतना 2 लीटर, पूरा का पूरा 3 लीटर मान लिया हमने। अब करना क्या है वो सुनो। मैंने इसमें ऊपर से मिलाया। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं इतना सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको 1 2 3 करके लिख देता हूँ। आप समझ जाना कि मैंने लीटर में वॉल्यूम का इंडिकेशन कर दिया। तो यहाँ तक 1 आएगा, यहाँ तक 2 आएगा, यहाँ तक 3 आएगा। ये क्या है? लीटर के अंदर वॉल्यूम बता रहा है। ये भरा नहीं हुआ है, खाली है, पूरा बीकर खाली है मान लो। पहले मैंने इसमें पानी भरा, या पानी छोड़ो, पहले इसमें आयंस डालो। आयंस आयंस यहाँ पर क्या होंगे? सल्यूट, जो घुलेंगे। तो ये हो गया अपना सल्यूट। सल्यूट अपना क्या है? आयंस। ओके, कितने आयंस डाले मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखो। मतलब ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। 3000 आयंस डाले मैंने। कितने डाले? 3000 आयन। और इस बर्तन में से मैंने एक भी आयन निकाला नहीं है। 3000 के 3000 आयन मैंने इसमें डाल दिए। ओके, अब इस बर्तन की दूसरी कंडीशन, वही 3 वॉल्यूम वाला इलाका बनेगा। अभी डाइल्यूशन की डेफिनेशन इसी से निकल कर आएगी, देखना। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब सुनो मेरी बात। मैंने 3000 आयन पहले रखे हुए थे, कुछ देर बाद भी 3000 आयन ही है, क्योंकि मैंने एक भी आयन 3000 के ऊपर डाला नहीं है और एक भी आयन 3000 में से निकाला नहीं है। इस खाली बर्तन में मैंने 3000 आयन पटक दिए। अब ना तो मैंने इसमें से निकाला एक भी आयन, ना मैंने इसमें एक भी एक्स्ट्रा आयन डाला है, तो बाद में भी 3000 आयन रहेंगे ना? हाँ सर रहेंगे, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर भी 3000 आयन अपने बरकरार हैं। अब सुनो कहानी असली। सल्यूट जो कि आयन से 3000 आयन पहले भी थे, 3000 आयन बाद में भी हैं, माने आयंस की संख्या में फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब देखते हैं चमत्कार। पहले मैंने, अच्छा सल्यूट तो हो गया, सॉल्वेंट भी डाल दो। ऊपर से डाला पानी। क्या डाला? पानी डाला। पानी मैंने एज अ सॉल्वेंट ले लिया। ओके, पानी यहाँ पर मैंने डाला 1 लीटर। सोच के बताना, अगर 1 लीटर डालूंगा तो क्या बात यहाँ तक पहुँच जाएगी? सही है क्या? कहानी यहीं तक पहुँचेगी ना। ऊपर से भरोगे पानी तो 1 लीटर का इंडिकेशन यहीं पर आ रहा है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक भर दोगे उसको, बर्तन को। तो मैं कह सकता हूँ 3000 आयंस 1 लीटर पानी में घुले हुए हैं। ओके ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर मैंने पानी का लेवल बढ़ाया और 3 लीटर कर लिया। मतलब मैंने क्या किया होगा, पहले 1 लीटर पानी तो था ही, जब मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँचा तो अब मैं देख रहा हूँ कि पानी 3 लीटर हो चुका है, पूरा बर्तन भर चुका है पानी से। पहले पानी 1 लीटर था, बाद में 3 लीटर पहुंच गया। ऐसा क्या हुआ होगा? अरे सिंपल सी बात है सर, आपने इसमें 2 लीटर और डाल दिया होगा। मतलब मैंने 2 लीटर पानी का ऐड किया है। पानी क्या है? सॉल्वेंट। इसका मतलब मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ 2 लीटर H2O को आपने ऐड किया है। 2 लीटर H2O को आपने ऐड किया है, समझ में आती है बात। अब देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे। हाँ सर, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ओके सर, अब इस सॉल्यूट को देखो, इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखो। कंसंट्रेशन का मतलब है जमावड़ा। 1 लीटर पानी में 3000 आयंस फैले हुए हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ 3000 आयंस पर लीटर सॉल्यूशन।
सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 लीटर ही रह जाएगा ना, यहीं तक तो है, सोल्यूशन इसके आगे फैल ही नहीं रहा, ये बर्तन तो खाली है, आयंस भी इसी में, पानी भी यहीं पर, तो 1 लीटर का सोल्यूशन बनाए, 1 लीटर का सोल्यूशन बनाए। सर ये 3000 आयन इसमें जुड़ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा क्या? देखो 3000 आयन कहाँ गए, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके फंसे हैं। मतलब पानी का लेवल यहाँ तक था, पहले यहाँ पर था, जब आपने एसिड डाला तो पानी का लेवल वहीं पर ही है फिलहाल के लिए, क्योंकि जब आप एसिड डालते हो तब लिक्विड फॉर्म में डालते हो, इसलिए वॉल्यूम बढ़ता सा दिखता है। अदरवाइज पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके एसिड के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, घुल जाएंगे। तो ये 3000 आयन्स वैसे संख्या नहीं बढ़ाएंगे, वैसे वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे, वॉल्यूम वही रहेगा जो यहाँ पर है अभी 1 लीटर, माने सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है। तो 1 लीटर के सोल्यूशन में आयन्स यहाँ पर कितने हैं? 3000। यहाँ बताना कितने हैं सर? 3000 आयन्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन पूरा भरता दिख रहा है, माने 3 लीटर का वॉल्यूम है सोल्यूशन का। तो यहाँ पर 3000 आयन्स 1 लीटर के वॉल्यूम में, यहाँ पर 3000 आयन्स 3 लीटर के वॉल्यूम में है। मुझे दोनों जगहों पर अगर 1-1 लीटर का हिसाब चाहिए तो कितने आयन्स हैं सर? यहाँ पर 1 लीटर में 3000 आयन्स हैं, वो तो इसे समझ में आ गया। यहाँ पर 1 लीटर में कितने आयन हैं? लिख दो यहाँ पर, 1 लीटर में 3000 आयन्स हैं। 1 लीटर सोल्यूशन में आपके 3000 आयन्स हैं। इतना गंदा लिखते हो सर आप। मैंने कहा यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन में आपके 3000 आयन्स हैं। यहाँ पर 3 लीटर में नहीं, 1 लीटर में चाहिए। अब आप लोग खुद समझदार हो, अच्छी तरह से इसको मैथमेटिक्स में अगर आप 3 का डिवाइड इससे करोगे तो 1 0 0 0, तो 1 लीटर में आपके आयन हो जाएंगे 1000 आयन। अब कमाल की बात सुनो, 1 लीटर का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन का। 1 लीटर किसका वॉल्यूम है? सोल्यूशन का। ये भी सोल्यूशन है क्योंकि आयन्स और वाटर मिले हैं तो सोल्यूशन बना, आयन्स और वाटर मिले हैं तो सोल्यूशन बना। यहाँ सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर दिख रहा है, यहाँ पर सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर दिख रहा है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी वही है, फर्क नहीं पड़ने वाला भी इस बात से। लेकिन दोनों जगहों पर अगर मैं देखूं, सोल्यूशन का 1 लीटर, सोल्यूशन का 1 लीटर, इस वाले जार में सोल्यूशन के 1 लीटर में 3000 आयन्स दिख रहे हैं, सॉल्यूट की संख्या इतनी दिख रही है। इस वाले जार में 1 लीटर सोल्यूशन में, माने पर लीटर सोल्यूशन में, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एक है ना, 1 लीटर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए होता है यूनिट। लीटर एक यूनिट है जो कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए होता है। जैसे मास के लिए केजी होता है, ग्राम होता है, वैसे वॉल्यूम के लिए लीटर होता है, मिलीलीटर होता है। हमने यहाँ लीटर में ले रखा है। तो लीटर क्या है? वॉल्यूम को बताने के लिए, क्योंकि ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है इसलिए सोल्यूशन लिख दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर यूनिट मतलब 1 लीटर सोल्यूशन पर, 1 लिखा है ना, पर यूनिट, हर एक सिंगल यूनिट, यूनिट का मतलब 1 होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, सोल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम के लिए टोटल आयन्स की संख्या, टोटल सॉल्यूट की संख्या इतनी है। और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए सॉल्यूट की संख्या इतनी है। सोच के बताना, यहाँ से यहाँ गए थे तो क्या आपने सॉल्यूट निकाला था क्या? सॉल्यूट पहले भी 3000 आयन थे, अब भी 3000 आयन हैं। आपने सॉल्यूट के साथ तो छेड़खानी की नहीं। आप जब पहले देखते थे सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1 लीटर है, मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 1 लीटर है, जब इधर पहुँचे तो अब सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपको 3 लीटर दिख रहा है। माने आपने छेड़खानी सॉल्वेंट के साथ की है, लेकिन असर किस पे हुआ? सॉल्यूट पे। सॉल्यूट तो होता ही, कहाँ असर हुआ? असर हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट पर। सर जोर से बोल गया, धीरे बोलो, मेरी बात सुनो। यहाँ से यहाँ गए तो शुरुआत में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। यहाँ पहुँचे तो 3 लीटर, मतलब मैंने बीच में क्या ऐड किया होगा? सॉल्वेंट ऐड कर दिया। मैंने छेड़खानी किसके साथ की? सॉल्वेंट के साथ। शुरुआत में आयन थे 3000, क्या मैंने मुट्ठी भर के आयन निकाल लिए क्या? क्या मैंने इसके अंदर आयन डाल दिए क्या? नहीं। आयन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। आयन के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, इसका मतलब सॉल्यूट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। हमने चलाकर सॉल्यूट के साथ कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सॉल्वेंट के साथ हमने छेड़खानी किया। सॉल्वेंट के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात,
सल्यूट के साथ छेड़खानी करना बोरी बात। तो देखो, तो सॉल्वेंट के साथ तो हमने छेड़खानी की है, हमने चेंज किया, लेकिन असर तो सल्यूट पर दिख गया ना। लेकिन जो ये सल्यूट पर असर दिखाए ना, ये सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दिखाए, वरना सॉल्यूशन तो यहाँ पर 3 लीटर का था, यहाँ पर 1 लीटर का ही था। लेकिन अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें आयंस की संख्या अब मुझे कम नजर आ रही है। हुआ क्या है कि जो 3000 आयंस थे ना, वो हर 1 लीटर में 1000 आयन फैल सकते थे। जैसे यहाँ पर हर 1 लीटर में 1000 आयन फैल सकते थे, तो इस लीटर में 1000 आयन फैल गए, इस लीटर में 1000 आयन फैल गए, इस लीटर में 1000 आयन फैल गए। अरे आयंस हैं, पानी के अंदर हैं, दूर दूर तो भागेंगे ना, रिपल्सन तो होगा ही ना, तो पानी के पूरे पूरे वॉल्यूम में फैलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पर यूनिट वॉल्यूम को, एक फिक्स्ड वॉल्यूम को पकड़ोगे तो उसमें आने वाले आयंस की संख्या आप कम हो जाएगी, क्योंकि उस इलाके से काफ़ी सारे आयंस दूसरे इलाकों में चले गए। समझ गए क्या? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसको कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुकरण। तनुकरण का मतलब क्या है? पानी को ऐड किया जाता है, मतलब सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है, और सल्यूट के पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नंबर कम हो जाता है। सल्यूट का नंबर वैसे तो इतना ही है, देखो पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, हर एक सिंगल यूनिट पर काम कर रहा हूँ, हर एक सिंगल यूनिट पर काम कर रहा हूँ। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के हर एक सिंगल यूनिट की बात करें, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के हर एक सिंगल यूनिट की बात करें, तो उसमें मिलने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर आपको कम दिखेंगे। माने पानी ऐड करते जाने से कंसंट्रेशन कम हो जाती है। यहाँ पर देखो, छोटे से इलाके में ज़्यादा आयन जमा थे, 3000 आयन, 1 लीटर में 3000 आयन जमा है, तो यहाँ आयंस का जमावड़ा ज़्यादा है, माने कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन का संबंध जमावड़े से है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम में आयन ज़्यादा, यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम 1 लीटर में आयन की संख्या 1000 हो गई है, तो जहाँ 3000 लोग जमा होंगे और दूसरी जगह जहाँ 1000 लोग जमा है, ज़्यादा जमावड़ा कहाँ पर है? जहाँ 3000 लोग हैं। समझ गए क्या? जहाँ जमावड़ा ज़्यादा है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा ही नज़र आएगी, और अगर कंसंट्रेशन को कम करना है तो पानी मिला देना पड़ेगा। तो डाइल्यूशन का काम यही तो है। आओ डेफिनेशन लिखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। सो डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए देवियर सज्जनों, 2.5 किलो का हाथ है कातिया, तुझे मजदूर बना दूंगा। चलो, डाइल्यूशन क्या है सर? सॉल्वेंट को ऐड करना है और सल्यूट का कंसंट्रेशन कम कर देना है, ये असली पॉइंट है। मतलब डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन को शॉर्ट में कॉन्क लिख दिया, CONC, ठीक है। कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ, चलो पूरा लिख देता हूँ यार, छोटे हो भी आप लोग। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ओ भाई साहब सही लिख लो स्पेलिंग। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड per unit volume of solution by adding more solvent to it। सुनो, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, कंसंट्रेशन मतलब जमावड़ा, सल्यूट यहाँ पर थे आयंस, तो आपने आयंस का जमावड़ा यहाँ पर भी 3000, यहाँ पर भी 3000, कहाँ कम हुआ? अरे मेरे भाई, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कम होगा। ये सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को फिक्स करो दोनों जगहों पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कब कम होगी? जब उसमें आप सॉल्वेंट ऐड करोगे। समझे? उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी फिलहाल के लिए। ये था डाइल्यूशन।
ठीक है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में। वो क्वेश्चन क्या उठता है कि सर एसिड जो है उसके डाइल्यूशन के लिए उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एसिड को पानी के साथ मिक्स करना पड़ेगा, ओके। लेकिन हमने सुना है कि भाई एसिड को पानी में डालो और धीरे धीरे उसको घुमाते रहो। एसिड को पानी के अंदर डालो, एसिड को डालो, पानी पड़ा हुआ है उसमें एसिड को डालो, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे डालो, एक साथ अचानक नहीं डालना, धीमे धीमे डालो और धीरे 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 पानी को घुमाते भी रहो, घुमाते रहो उसको। ये क्या कहानी है, अब उसी कहानी को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं अगले पेज पे देता हूँ, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका। अब ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, अच्छा डायग्राम है, कंसेप्चुअली क्लियर करता है इस बात को। तो डाइल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, है ना। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, अच्छा रहेगा, वहाँ पूरी अलग से एक पूरी स्लाइड में हम बात करेंगे सिर्फ एसिड के डाइल्यूशन की, ठीक है। और फिर इस लेक्चर को करेंगे ओवर। हटता हूँ साइड में, करो कॉपी। ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट कर देना कि समझ में आया है ये वाला कंसेप्ट, और अगर नहीं आया हो तो एक बार बता देना डाइल्यूशन समझ में आया या नहीं आया। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, चलो देख लो एक बार, थोड़ा मेरा मन शांत हो जाएगा। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिक्स करना, सॉल्वेंट मिक्स करना। तो आप सॉल्वेंट को ऐड करते हो, क्लियर। सॉल्वेंट आपने ऐड किया, 2 लीटर पानी, यहाँ पर पानी आपका सॉल्वेंट है, आपने उसको यहाँ पर ऐड किया है, तब जाकर आपका वॉल्यूम बढ़ गया। क्योंकि मैंने बताया सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स होना पड़ता है। तो जब आप एसिड को या फिर किसी भी सॉल्यूट को वाटर में मिक्स करोगे तो जो वो सॉल्यूट है वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जाकर बैठ जाता है, वो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, डाइल्यूशन में क्या करना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को कम करना होता है, डिक्रीज करना होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट हमने डाल रखा है 3000 आयंस, ये 1 लीटर पानी के अंदर फैल गए। यहाँ पर भी उतने ही आयंस हैं, हमने आयंस के साथ जो खिलवाड़ किया ही नहीं है, मैंने सॉल्यूट के साथ हमने छेड़खानी नहीं की, फिर भी इसका नंबर कम हो जाएगा। पर कैसे कम होगा देखो, सॉल्वेंट यहाँ पर हमने H2O लिया है, यहाँ पर सिर्फ 1 लीटर पानी लिया है, यहाँ पर 3 लीटर पानी हो गया, मतलब हमने कहीं ना कहीं 2 लीटर पानी इसमें डाला होगा तब जाकर 3 लीटर हुआ है, क्लियर। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 3000 आयंस जो पड़े हुए हैं वो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर हैं। यहाँ पर 1 2 3 लीटर का सोल्यूशन है और 3000 आयंस 3 लीटर के सोल्यूशन में है, मतलब 3000 आयंस 3 लीटर सोल्यूशन के अंदर है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं 1 लीटर का, तो पर लीटर सोल्यूशन में, इसके 1 लीटर सोल्यूशन में 3000 आयंस आपको दिख रहे हैं। इसको कट करने पर यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1000 आयंस दिखते हैं। माने पर लीटर सोल्यूशन की बात करें तो आने वाले सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी आ चुकी है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या जमावड़ा कम हुआ नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ जाने पर कम हुआ, पर किस वजह से, क्योंकि आपने यहाँ पर सॉल्वेंट को ऐड किया है। तो मैंने वही तो कहा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम करना है, कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहाँ पर 1 लीटर का, यहाँ पर 3 लीटर का, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब सिंगल यूनिट ले लो, एक यूनिट ले लो आप, इसकी यूनिट ले ली 1 लीटर की, तो इसकी भी यूनिट लो 1 लीटर की, ठीक है। यहाँ पर 1 लीटर का सोल्यूशन, यहाँ पर 1 लीटर का सोल्यूशन। अब दोनों में देखो आयंस की संख्या कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 लीटर के अंदर 3000 आयंस है, यहाँ पर 1 लीटर में 1000 आयंस दिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर आयंस की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कम क्यों हुई, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ ऐड किया सॉल्वेंट को। क्या आपने आयंस को निकाला या इसके अंदर आयंस डाले, नहीं, आपने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया है, क्लियर। ये पॉइंट हुआ यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मतलब डाइल्यूशन एसिड का पानी के साथ में। तब तक करो कॉपी। लेट्स स्टार्ट। अब हमारा पॉइंट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर।
डाइल्यूशन ऑफ एसिड, है ना। अक्सर ये पॉइंट सुना जाता है कि जब भी आप एसिड के साथ पानी को मिक्स करना चाहते हैं तो आप हमेशा एसिड को पानी में डालें और कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग करें, माने उसको घुमाएं, और एसिड को धीमे धीमे करके डालें, अर्थात ऐड एसिड टू वाटर जेंटली या फिर स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है। अब ये चीज़ क्यों कही जाती है या इसका उल्टा क्यों नहीं करने को दिया जाता है, इसके पहले मैं एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ। वो नोट पॉइंट क्या है, सुनो। वो नोट पॉइंट ये है कि जब आप एसिड के साथ में पानी को मिक्स करते हो उस कंडीशन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब शायद हमारे न्यू व्यूअर्स को ये ना पता हो, मैं आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि हम ये बात पहले करके आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हैं, डिटेल डिस्कशन हुआ है वहाँ पर। तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक्सो का वर्ड होता है बाहर के लिए, एग्जिट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट के लिए, माने हीट बाहर निकलती है। तो जब एसिड और वाटर आपस में मिलते हैं ना तो हीट बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस के साथ, माने हाइड्रोजन गैस भी निकलती है और हाई अमाउंट में हीट निकलती है, माने ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वही लिख दो ना यार, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, माने हीट बाहर निकलती है हाई अमाउंट में। तो फिर मेरा एक सवाल है, यहाँ लिखा हुआ है कि एसिड को पानी में डालो तो एसिड पानी में मिक्स हो जाएगा और ये रिएक्शन हीट निकालेगी, ठीक है। अगर मैं उल्टा करता, पानी को एसिड में डालता, तब भी पानी और एसिड तो मिक्स होते और हीट निकलती ना, तब भी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती ना। बात तो दोनों में सेम ही हुई ना, फर्क क्या हो गया। मैंने कहा एसिड को पानी में डालो, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि एसिड को पानी में डालो धीरे धीरे और लगातार घुमाते रहो। जिस बर्तन में आप एसिड मिला रहे हो, मान लो ऐसे, जैसे मान लो ये बर्तन है छोटा सा, इसमें अगर आप यहाँ से आप एसिड मिला रहे हो और यहाँ पहले से वाटर रखा हुआ है, तो एक ग्लास रॉड ले लो, ये ले लिया आपने ग्लास रॉड, कांच की बनी हुई एक रॉड मान लो, और लगातार घुमाते रहो सॉल्यूशन को, एसिड को धीरे धीरे डालो इस दीवार से होते हुए और ग्लास रॉड से घुमाते रहो सॉल्यूशन को। ये तो ऐसा कह रहे हैं, पर मेरा कहना है वाटर और एसिड मिक्स तो होंगे ही। अगर एसिड को पानी में डालोगे तो भी मिक्सिंग होगी दोनों की, और अगर पानी को एसिड में डालोगे, अगर ऐसे होता कि यहाँ पर एसिड होता और आप वाटर बाहर से डालते तो भी दोनों की मिक्सिंग तो होती ही होती, चाहे यहाँ पर भी एसिड वाटर मिक्स होंगे, यहाँ पर भी एसिड वाटर मिक्स होंगे। तो एसिड और वाटर की मिक्सिंग तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हाइड्रोजन गैस भी निकालती है और हीट भी निकालती है। दोनों कंडीशन में रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक ही रहती। फिर ऐसे ही क्यों करना पड़ता है, इसके लिए एक छोटा सा कारण है, बड़ा ही गहरा कारण है, यूट्यूब पर मुश्किल से कहीं मिल सकता है। खैर तारीफ नहीं करते अपनी, हम पर काम करते हैं ना, तो ये चीज़ आपको बताते हैं कि कैसे करना है। मतलब ये लाइन जो उन्होंने लिखी है एनसीईआरटी ने, वो क्यों लिखी है उसको साबित तो नहीं कर सकते, यहाँ पर सामान नहीं अपने पास इतना, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। चलो लेट्स हैव टू केसेस, इसके लिए हम लेट्स हैव, आओ दो केस लेते हैं। ये एक तरीके से एक मेंटल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। हाइपोथेटिकली आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, कुछ ऐसा फील आएगा आपको। देखो कैसे, मान लो फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि सर एसिड इनटू वाटर, और दूसरा केस लेते हैं यहाँ पर वाटर इनटू
एसिड। देखो छोटा सा डायग्राम बनेगा इसका, फिर थ्योरी लिखूंगा अच्छी खासी, है ना। सुनो, एसिड इनटू वाटर मतलब पानी पहले से रखा हुआ है, उसमें अंदर एसिड डाल रहे हो। ये लो, ये मैंने पानी बना दिया यहाँ पर, लगातार पानी बना दिया। ओके, ये रहा पानी यहाँ पर। अब पानी है तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे, पक्की बात है, बिल्कुल होंगे सर। आज ब्लू है पानी पानी, तो लो दिन भी चाटा मारूंगा, काहे का सानी सानी, एसिड की बात कर रहे हैं हम। सानी सानी करवाओ इनको, साना साना हाथ जोड़ी, ये चैप्टर है आप लोगों की हिंदी में, पढ़ाई शुरू कर दो। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल बनाना है ना, तो वाटर को W से शो कर दो, ठीक है। ये लो, ये अपन ने यहीं से W 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 बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। ओके, वाटर पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पर एसिड पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पर एसिड पहले से पड़ा हुआ है, तो आप बर्तन में एसिड बना दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, यहाँ आप एसिड पहले से बना दो, एसिड एसिड ए एसिड ए एसिड ए एसिड ए एसिड ए एसिड का ए और एसिड का ए बना दिया सर। एसिड के मॉलिक्यूल ढेर सारे बना दिए, ठीक है। अब समझो ऐड क्या करना है, एसिड, पानी पहले से पड़ा हुआ है, वाटर पहले से पड़ा हुआ है, इसमें ऐड करना है एसिड को। ब्लैक कलर से एसिड मान लेते हैं, तो यहाँ से मैंने ऐड किया ए को, माना एसिड को। ओके, अब एसिड जाएगा इधर, सबसे पहले ऊपर, उसके पहले बीच में एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि डेंसिटी ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर, मतलब एसिड की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, वो अक्सर नीचे बैठ जाया करता है, वो डूब जाता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक पानी और एक बर्फ़, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ़ पानी पे तैरती है। एक लोहे की कील और पानी, लोहे की कील या फिर लोहे के टुकड़े की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो अंदर डूब जाता है। समझ गए। तो अब होगा क्या, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर एसिड की, सर एसिड की। ऊपर से जब एसिड डालोगे, एसिड बोलेगा यार मैं तो बिल्कुल नीचे तक जाऊँगा क्योंकि मेरी डेंसिटी तेरे से ज़्यादा है। पानी बोलेगा ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो एसिड अंदर जाने की कोशिश करेगा और बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, फैलेगा आराम से, पूरा फैलेगा एसिड, डेंसिटी का पूरा फ़ायदा उठाएगा। क्लियर हो सर, क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पानी की डेंसिटी, एसिड तो पहले से पड़ा हुआ है ना, एसिड तो बोल रहा है मैं तो पहले से पड़ा हूँ, मेरा तो राज है इधर। लेकिन वाटर बोलेगा अब मैं आया हूँ तो मेरा राज चलेगा। एसिड बोलता नहीं बेटा, एक बार ये पॉइंट पढ़ के आ, एसिड की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर बाबू तेरी डेंसिटी कम है, तो जहाँ से तू आएगा ना तू वहीं पे रह जाएगा। कहाँ पे रह जाएगा, वाटर ब्लू से बनाते हैं। आओ, ऊपर से ऐड किया गया वाटर, क्या ऐड किया गया, जब वाटर ऐड किया तो वाटर को W से, वाटर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मतलब सरफेस पे ही रह गया। सर और वाटर मॉलिक्यूल भी तो आएंगे, आने दो, पर फिलहाल के लिए आप पहली लेयर बनाओ, फर्स्ट लेयर बनाओ। और भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे लेकिन नीचे नहीं जा पा रहे क्योंकि डेंसिटी किसकी है ज़्यादा, एसिड की। वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो सरफेस पे ही रह गए। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक। कितना क्लियर होता है, मतलब एसिड और वाटर को मिलाया जाता है तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, माने हीट तो बाहर निकलेगी। तो सर हीट तो यहाँ भी बाहर निकलेगी, यहाँ भी बाहर निकलेगी, सही बात है क्या, हाँ सर सही बात है। अब मेरी बात बड़ी आराम से सुनना, रिएक्शन कौन करेगा,
ये एसिड बाबू और वाटर बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर एसिड बिल्कुल बॉटम को छू रहा है, तो इस पूरे के पूरे इलाके में रिएक्शन होगी। मैं इसको ब्लू वाले से हाईलाइट कर देता हूँ। माने इस पूरे के पूरे इलाके में रिएक्शन होगी, सही है क्या? जबकि यहाँ पर सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वही रिएक्शन कर पाएंगे, क्योंकि वाटर तो नीचे जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है ना, करीब। तो ये अपना सिर्फ एक फिक्स वॉल्यूम तक जाएगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है क्या? यहाँ पर रिएक्शन पूरे के पूरे वेसल में हो रही है, पूरे बर्तन में हो रही है। यहाँ पर रिएक्शन इतने से इलाके में हो रही है। अब आपकी एनसीईआरटी 2 पॉइंट्स लिखती है। क्या क्या पॉइंट लिखती है? आपकी एनसीईआरटी पॉइंट लिखती है, ब्लैक से करते हैं। अभी नोट मत करना, बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, पर एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन से पहले हम अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले वो थ्योरी लिखता हूँ, हटाओ इसको, उठाओ आराम से, वो थ्योरी लिखता हूँ, सुनो। Since water has since acid has more density than of water, so water molecule will remain on acid surface and will not completely react with acid molecules. Since acid has more density than water, so water molecule will remain on the acid surface and will not completely react with acid molecules. यहीं रुकना चाहिए, will not react with all acid molecules. इसको हटाना चाहिए, एक मिनट, इसको हटाना चाहिए। क्या बोला मैंने? Since acid has more density than of water, so water molecule will remain. Actually थ्योरी भी रेडी करनी पड़ेगी ना, ताकि आप लिख सको। Since acid has more density than of water, so water molecule will remain on acid surface. तो एसिड की सरफेस पर रहेंगे। चलो बताता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, वो ठीक रहेगा। तो पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी कि पानी की डेंसिटी जो है वो एसिड से कम है, इसलिए पानी एसिड की सरफेस पे रह जाता है इस केस में। यहाँ तो पूरा का पूरा मिल गया, क्योंकि मैंने बताया है कि एसिड और पानी जब रिएक्ट करेंगे तो एक्सोथर्मिक माने हीट निकलेगी। हीट यहाँ पर भी निकलेगी, हीट यहाँ पर भी निकलेगी, पर हीट ज़्यादा कहाँ पर निकलेगी वो सोचने वाली बात है। मेरी बात सुनो, हीट जितनी ज़्यादा फैली हुई हो उतनी बढ़िया होती है, या फिर हीट अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हो तो अच्छी रहती है? सर ये बढ़िया रहता है कि हीट पूरी जगह पर फैली रहे। तो इस सोल्यूशन के अंदर हीट पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैली हुई है, क्योंकि एसिड वाटर हर जगह रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने एरिया में रिएक्शन हो रही है उतने एरिया में आपका हीट फैलेगा। तो लोकेलिटी क्या हो गई इसकी? छोटी पड़ गई। माने इसका लोकल एरिया इतना है, इसकी लोकेलिटी इतनी सी है, इसकी लोकेलिटी इतनी है, माने जहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है ना वो एरिया यहाँ पर इतना सा है और यहाँ पर इतना बड़ा है। जब छोटे से इलाके में हीट भरती जाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो ज़्यादा हीट होती है, तो बर्तन गर्म भी तो होता है, और गर्म बर्तन के अंदर चीज़ें छलकने लगती है ना। तो ये जो सोल्यूशन है ना, वो ऊपर उछल के आता है हीट की वजह से, समझ रहे हो? यहाँ जो हीट पैदा हो रही है छोटे से इलाके में, वो हीट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये हीट इतनी गर्म हो जाए, ये हीट इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा कर दे कि बर्तन की दीवारों को तोड़ दे। कांच के बर्तन है ना ये, माने इन वेसल की वॉल्स को तोड़ दे, एक ये भी काम हो सकता है। दूसरा,
जो सोल्यूशन यहाँ पर है वो स्प्लैश आउट, छलक के बाहर आ जाए, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है तो गर्मी के अंदर खोलता है सोल्यूशन, तो सारा सोल्यूशन बाहर आने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लो बीकर मेरे हाथ में है, मैं इसके अंदर ऐसे करके वाटर डाल रहा हूँ ऊपर से, तो छलक के बाहर आया, मुंह पे लग गया, बर्न्स हो गए, बर्न्स, जलन पैदा कर दी, छाले कर दिए, बड़े बड़े सीरियस छाले कर दिए, समझ रहे हो। मतलब सोल्यूशन बाहर आ सकता है, सोल्यूशन कैन स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स, पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा कि जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोकल हीट तो निकल रही है, लेकिन लोकल हीट माने एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी हीट, आया बात सच है। लोकल माने एक फिक्स इलाके तक फैली हुई हीट जब बहुत ज़्यादा निकलेगी, एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से ये बर्तन की दीवारें टूट भी सकती हैं। यही 2 पॉइंट हमको यहाँ पर लिखने भी हैं, पर थ्योरी के अंदर हम क्या सेट करेंगे। पहला पॉइंट कि सर वाटर की डेंसिटी एसिड से कम हो गए, इसलिए वाटर एसिड की सरफेस पे ही है, ठीक है। तो एक छोटे से सरफेस एरिया में वाटर और एसिड की रिएक्शन होगी, है ना। सो रिएक्शन बिटवीन acid and water molecules occurs in a smaller area, है ना, स्मॉलर एरिया या स्मॉलर लोकेलिटी। यहाँ पर लोकेलिटी ज़्यादा है, जहाँ पर रिएक्शन हो रही है उसकी लोकेलिटी मतलब होता है स्थानीयता, स्थान मिल रहा है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे बर्तन को ये स्थान मिल रहा है रिएक्शन के लिए, यहाँ पर इस बर्तन में इतने से हिस्से में स्थान मिल रहा है रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है क्या। तो ये स्लैश बनाया मैंने। सो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स अकर्स इन अ स्मॉलर एरिया या फिर लोकेलिटी, या लेस भी लिख सकते थे, लेस एरिया या लोकेलिटी, and as we know the reaction between acid and water is exothermic in nature. So 2 things can happen. ये अपना शॉर्ट में थ्योरी रेडी हो गई अपनी। एक्चुअली इसकी थ्योरी नोट्स में थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर रखी है मैंने, तो यहाँ पर रेडी करने के लिए मुझे लाइंस चेंज करनी पड़ गई है, ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में सोचने में टाइम लग जाता है। तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। पहला, सोल्यूशन कैन स्प्लैश आउट, सोल्यूशन कैन स्प्लैश आउट, उछल के बाहर आ सकता है सोल्यूशन, छलक के बाहर आ सकता है, एंड कैन कॉज एंड कैन कॉज CAUSE एंड कैन कॉज बर्न्स। पहला पॉइंट तो ये, या तो ऐसा होगा अगर बर्तन जिंदा रह गया, या तो उछल के सीधा सीधा म्यूँ आ जाएगा बाहर और जलन पैदा कर सकता है जहाँ भी गिरेगा बॉडी पर, और हो सकता है बर्तन ही फूट जाए, ऐसा भी हो रहता है। भाई कांच के बर्तन को ज़्यादा गर्म करोगे तो फूटेगा ही ना। तो गर्म नहीं कर रहे हो, आग नहीं लगा रहे हो, ऊपर जो हीट पैदा हो रही है इनकी रिएक्शन से, वो हीट इसकी दीवारों को ही तोड़ देगी। मतलब सोल्यूशन कैन स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स एंड कैन कॉज बर्न्स, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा हम कह सकते थे कि अभी शब्द इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बोलती है इसको, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, मैंने आपको समझाया भी। एक्सेसिव लोकल हीटिंग, हीट निकल रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट निकल रही है एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन कहाँ से, लोकल एरिया से। देखो हीट तो यहाँ से भी निकलेगी, लेकिन पूरे वॉल्यूम में फैली हुई है हीट। ये रिएक्शन कर रहे हैं, हीट निकल रही है, ये रिएक्शन कर रहे हैं, हीट निकल रही है, रिएक्शन कर रहे हैं, हीट निकल रही है, रिएक्शन कर रहे हैं, हीट निकल रही है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में हीट फैली हुई है, तो मामला शांत है। लेकिन अगर छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी, तो हीट अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ फैलने की कोशिश करेगी,
बर्तन के अंदर ज़्यादा हीट है, बर्तन के बाहर कम हीट है, तो अंदर से बाहर की तरफ हीट निकलेगी, तो उछल के जब बर्तन जाने की कोशिश, मतलब उछल के सोल्यूशन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो या तो बर्न्स पैदा करेगा, या फिर अंदर ही अंदर अगर हीट बाहर ना निकल पाई तो ये हीट बर्तन की दीवारों को तब तक फोड़ चुकी होगी। तो एक्सेसिव लोकल हीटिंग, लोकल मतलब बहुत छोटे इलाके में फैली हुई हीट, बहुत हाई अमाउंट में जो हीट है वो बहुत छोटे इलाके में फैली हुई है। जब आप पानी को एसिड में मिक्स करते हो तब की बात बता रहा हूँ। तो एक्सेसिव लोकल हीटिंग कैन ब्रेक वॉल्स ऑफ वेसल। बात समझ में आई? तो ये कहानी थी अपनी। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट में, दो तीन बातें और लिख देना चाहता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि आप एसिड को पानी में मिलाओ, ये लाइन अब समझ में आ गई होगी। ऐसा ना करें, खतरनाक है। सर ये तो थी बात एसिड को पानी में मिक्स करने की, क्या बेस को पानी में मिक्स करने में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो नोट पॉइंट, सेम फिनोमिना happens with mixing of या फिर डाइल्यूशन लिखो वो ज़्यादा बेहतर है, विद डाइल्यूशन ऑफ बेस टू, मतलब बेस को पानी में मिलाओगे ना, या पानी को बेस में मिलाओगे, तो भी इस तरह दो कंडीशन पढ़ने को मिलती है। लेकिन फिर मेरा कहना है कि जब पानी के साथ एसिड मिक्स होगा, मतलब पानी को एसिड में डालो या फिर पानी को बेस में डालो, तो पानी को एसिड में डालोगे तो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पानी को बेस में डालोगे तो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन दोनों कंडीशन में ज़्यादा एक्सोथर्मिक कहाँ पर होती है? मतलब पानी को एसिड में डाल रहे हो तो देखो, पहला नोट पॉइंट था। दूसरा नोट पॉइंट, वाटर इनटू एसिड, और यहाँ वाटर इनटू बेस। तो अगर हीट के अमाउंट की बात करूँ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ज़्यादा निकलती है। बेस में पानी मिलाओगे तब भी हीट निकलेगी, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ बेस एंड वाटर इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट ज़्यादा हीट निकलती है तब जब वाटर को आप एसिड में मिलाते हो इंस्टीड ऑफ वाटर को बेस में मिलाने की। ठीक है, यहाँ तक की कहानी पूरी हुई डाइल्यूशन के साथ में। ये एक अलग फिनोमेना आपको दिखाया, ये छोटी थ्योरी लिखवाई आपको मैंने कि इसमें क्या हुआ और क्या चीज़ें हो सकती थी। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से, ये एक्सेसिव लोकल हीटिंग आप समझ गए होंगे। अब ये बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। तो करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, टाटा बाय बाय। शुरुआत करेंगे नए लेक्चर के साथ में, जहां हम बात करेंगे अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की एसिड्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सोच क्या रहा हूं? कुछ नहीं। तो फिर क्या बोलना चाहिए अब मुझे? जय श्री राम।